नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है लोक प्रशासन के सिद्धांतों में आदेश की एकता। देखिए दोस्तों, संगठन में एक अधिकारी को उसके अपने निकटतम उच्च अधिकारी से ही आदेश प्राप्त होना चाहिए। मतलब एक संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए ये आवश्यक हो कि एक व्यक्ति को एक उच्च अधिकारी से ही आदेश मिले। ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति को 2-4 लोग आदेश दें तो उसमें वो अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पाएगा और जो उसको लक्ष्य दिया गया है वो उसको भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कंफ्यूज ही रहेगा कि कौन सा कार्य पहले करे। इससे संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या आवश्यक है? आदेश की एकता। देखिए, इससे होगा क्या? सत्ता और नेतृत्व को स्पष्ट करता है आदेश की एकता। पद सोपान व्यवस्था से जुड़ी हुई है। अब हम देखते हैं दोस्तों इसके महत्व। तो इससे क्या होगा, जो कार्य और आदेश है उसका दोहराव नहीं होगा। ये नहीं कि अभी इस व्यक्ति ने आकर के निर्देश दिए, अभी दूसरा आ गया, फिर अगली बार तीसरा आ गया। अगर आदेश की एकता है, एक सिस्टम बना हुआ है कि इस व्यक्ति को कोई भी आदेश इससे ऊपर वाला व्यक्ति देगा, इस व्यक्ति को कोई भी आदेश इससे ऊपर वाला व्यक्ति देगा, तो इससे कार्यों और आदेशों का दोहराव नहीं आएगा, स्पष्टता आती है कार्यों में। कार्य कुशलता हेतु प्रासंगिक है। ठीक है दोस्तों, आगे है नियंत्रण का क्षेत्र। मतलब कोई भी एक उच्च अधिकारी है, उसके कंट्रोल में जितना एरिया आता है, मतलब वो जितने अन्य लोगों को, जितने अन्य अधीनस्थों को आदेश देता है या नियंत्रित करता है, वो उसके नियंत्रण का क्षेत्र कहलाता है। तो किसी नियंत्रणकर्ता अधिकारी के नियंत्रण का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत वह अधीनस्थों को नियंत्रित रखता है। अब इसमें अलग अलग विचारकों ने नियंत्रण के क्षेत्र को बताया है। सबसे पहले बात करते हैं हैमिल्टन की। इसने कहा कि एक उच्च अधिकारी के अधीन जो नियंत्रण का क्षेत्र है दोस्तों, वो 3 या 4 व्यक्ति होने चाहिए। फेयोल और उर्विक ने कहा कि किसी उच्च अधिकारी के नियंत्रण का क्षेत्र 5 या 6 व्यक्ति होंगे। ग्रेक्यूनास ने भी यही कहा। लेकिन यूजीसी ने कह रखा है कि एक अध्यापक के नियंत्रण में मैक्सिमम 10 या 12 विद्यार्थी ही रहने चाहिए। दोबारा देखिए, हैमिल्टन ने कहा 3 से 4 व्यक्ति दोस्तों। फेयोल, उर्विक और ग्रेक्यूनास ने 5 से 6 व्यक्ति बताए। यूजीसी ने 10 से 12 विद्यार्थी बताए। ग्रेक्यूनास ने रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन की बात में ध्यान के क्षेत्र की व्याख्या करी। इन्होंने कहा कि उच्च अधिकारी की नियंत्रण संख्या उच्च अधिकारी का नियंत्रण संख्या तक नहीं, अपितु अधीनस्थों के मध्य विकसित होने वाले संबंध हैं। क्या बताया इसमें इन्होंने कि केवल नियंत्रण की संख्या ही नहीं है, केवल ये नंबर नहीं है जिसे काउंट करना है, बल्कि जो उच्च अधिकारी और उसके अधीनस्थ हैं उनके मध्य जो विकसित होने वाले संबंध हैं, वो भी किस में आते हैं दोस्तों? नियंत्रण के क्षेत्र में आते हैं। अब इन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष एकल संबंध, मतलब कोई आपसे कहे कि ये निम्न इतने लोग हैं, इनका नियंत्रण का क्षेत्र कैसे निकालें? तो प्रत्येक एकल संबंध के लिए ये क्षेत्र हम n से निकालेंगे। समूह की बात करें, मतलब अगर 3 लोग हैं तो नियंत्रण का क्षेत्र 3 हो गया। प्रत्यक्ष समूह की बात करें तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n-1। मान लीजिए 3 है तो 3 गुणा 3-1 यानी कि 2 यानी कि 6। जब अधीनस्थों की संख्या अंकगणितीय रूप से बढ़ती है तो कुल संबंधों की संख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है। ये बात ग्रेक्यूनास ने कही कि कुल अधीनस्थों की संख्या बढ़ेगी तो जो कुल संबंध है उनकी संख्या दोस्तों ज्यामितीय रूप से बढ़ती है। अब हम बात करते हैं कि जो नियंत्रण का क्षेत्र है उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होंगे। सबसे पहला है दोस्तों कार्य। कार्य का मतलब है कि अगर वो व्यक्ति और उसका उच्च अधिकारी दोनों समान कार्य कर रहे हैं तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा। वो उसे ज़्यादा नियंत्रित कर पाएगा, ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दे पाएगा, ज़्यादा इंस्ट्रक्ट कर पाएगा। माना कि ये कार्य तो कुछ और कर रहा है,
ठीक है दोस्तों, व्यक्ति तो कोई और कार्य कर रहा है, लेकिन जो हेड है, जो उच्च अधिकारी है, वो किसी और कार्य से संबंधित है। ठीक है, अब डॉक्टर को इंजीनियर, इंजीनियर को डॉक्टर, ठीक है ना, या फिर एक अध्यापक को, ठीक है, कोई अधिकारी क्या निर्देश देगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ का क्या है, कार्य जो कि समान होना चाहिए। उसके अलावा व्यक्तित्व, जो जिस भी व्यक्ति के अधीन नियंत्रण का क्षेत्र है उसका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, उसका जो नेचर है दूसरे पर प्रभाव डालने वाला इफ़ेक्टिव होना चाहिए, उसकी डिसीज़न मेकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, उसकी कंट्रोलिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व भी निर्भर करता है नियंत्रण के क्षेत्र को। जितना उसका व्यक्तित्व स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही दोस्तों उसका नियंत्रण का क्षेत्र क्या होगा, अधिक। स्थान की बात करें, मान लीजिए कि काम तो हो रहा है आपका दिल्ली में और जो हेड है वो बैठा है, जो उच्च अधिकारी है वो बैठा है जयपुर में। तो अगर ये दोनों चीज़ें अलग अलग स्थान पर हो तो क्या वो अन्य लोगों को कोऑर्डिनेट या उनको नियंत्रित डायरेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो स्थान भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। समय की बात करें दोस्तों, तो संगठन की आयु, अगर संगठन पुराना है तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा। जो नियंत्रण करता है अगर उसका टाइम पीरियड ज़्यादा है तो वो ज़्यादा लोगों को कंट्रोल कर सकता है, निर्देशित कर सकता है। पद सोपान व्यवस्था बात करें, कल हमने पद सोपान देखा था, पिरामिड के आकार में होता है। तो दोस्तों एक बात बताइए कि अगर हम पिरामिड का आकार जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, हर एक उच्च अधिकारी का जो नियंत्रण का क्षेत्र है वो कम होता जाएगा। अर्थात पद सोपान व्यवस्था अगर कम है तो नियंत्रण का क्षेत्र क्या होगा दोस्तों, अधिक होगा। इसी के साथ ही हम अपना अगला टॉपिक भी कर लेते हैं दोस्तों, कॉरपोरेट गवर्नेंस। देखिए दोस्तों, आपको ये लग रहा होगा कि मैं थोड़ा स्पीडली करा रही हूँ, इसका रीज़न है हमें हर एक टॉपिक की इन्फॉर्मेशन और कुछ बेसिक आइडिया पता होने चाहिए। हमें इन टॉपिक पर रिसर्च तो करनी है नहीं, एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, दैट इज़ कॉरपोरेट गवर्नेंस। कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है? कॉरपोरेट क्षेत्र में गवर्नेंस मतलब कॉरपोरेट क्षेत्र में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेहिता को प्रोत्साहित करना, जिससे लाभ अर्जन की प्रक्रिया में शेयरधारकों और पणधारकों के हितों की उपेक्षा न हो। ठीक है दोस्तों, शेयरधारकों और पणधारकों के हितों की रक्षा हेतु जो कॉरपोरेट क्षेत्र है उसमें पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेहिता को प्रोत्साहित करना ही कॉरपोरेट गवर्नेंस है। अब हम बात करते हैं इसके सिद्धांत की। तो सबसे पहला है शेयरधारकों के अधिकार का सिद्धांत, मतलब शेयरधारकों के अधिकारों की रक्षा करना, सभी शेयरधारकों के साथ समान व्यवहार करना, पारदर्शिता का सिद्धांत, नैतिक व्यवहार का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अगर हम कॉरपोरेट क्षेत्र में इनका पालन करेंगे तो इसमें शेयरधारकों और पणधारकों के हितों की उपेक्षा नहीं होगी, लोगों का आपकी कंपनी के प्रति विश्वास बढ़ेगा, जिससे कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा और कंपनी की ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो सिद्धांत एक बार दोबारा देखते हैं, शेयरधारकों के अधिकार का सिद्धांत, शेयरधारकों के साथ समान व्यवहार, पारदर्शिता का सिद्धांत, नैतिक व्यवहार का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे है कॉरपोरेट गवर्नेंस विकसित करने हेतु क्या उपाय किए गए। तो एक तो दोस्तों सेबी की स्थापना करी गई, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कंपनी एक्ट 2013 लाया गया जिसमें कॉरपोरेट गवर्नेंस की डिटेल्स दी गई हैं इसमें। इसके अलावा इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट खोला गया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा NFCG नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉरपोरेट गवर्नेंस की स्थापना की गई। तो ये सरकारी प्रयास किए गए कॉरपोरेट गवर्नेंस को विकसित करने के लिए। इस हेतु विभिन्न समितियां भी बनाई गई हैं दोस्तों। ये हैं ओंकार गोस्वामी समिति, KM बिरला समिति, नरेश चंद्रा समिति, उदय कोटक समिति।
तो ओंकार गोस्वामी समिति, के.एम. बिरला समिति, नरेश चंद्रा समिति, उदय कोटक समिति, ये समितियां हैं जो कॉरपोरेट गवर्नेंस को विकसित करने हेतु बनाई गई। अब हम महत्व देखते हैं। तो देखिए, इसका महत्व क्या होगा। कॉरपोरेट क्षेत्र में जवाबदेहिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व का संचार होगा। कॉरपोरेट गवर्नेंस से ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। कॉरपोरेट गवर्नेंस कंपनी के शेयरधारकों, फंडधारकों हेतु आचार संहिता तय करता है। इससे क्या होगा, कंपनी की साख बढ़ने से लाभ बढ़ेगा। भारतीय कंपनी में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा, क्योंकि जो कंपनी है उसकी इमेज में सुधार होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। कंपनी के प्रति जनता का विश्वास बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, लाभ बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, और इससे क्या होगा कि जो शेयरधारक और फंडधारक है उनका लॉस नहीं होगा, उनके लिए एक आचार संहिता का निर्माण किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये हम देख ही चुके कि लोगों के बीच में, मतलब कॉरपोरेट में जवाबदेहिता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का संचार होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आई थिंक आगे अगर ऐड करूँगी तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कॉरपोरेट गवर्नेंस तक ही ठीक है दोस्तों, बाकी का कल करेंगी। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जैसा भी हो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।